सुमन एक संपन्न परिवार से थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसकी माँ अनुराधा बहुत ही पतली थी, पर उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपनी उम्र से ज्यादा लगती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी कि सुमन का क्या होगा। सुमन, तुम्हारा वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा की लगती हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत परेशानी आएगी। माँ, मैं क्या करूँ? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूँ और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूँ। अब अगर एक भी रोटी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मुझ पर मोटापा कैसे आता जा रहा है। बेटा, एक काम कर, तो जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहाँ एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए वो कहती है, वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना कि तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें से एक आसन में वो अपनी कमर के पीछे हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर पड़ती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं करा सकती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन परेशान होकर अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बात बताती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ उसे उसके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप यहाँ पर अचानक से? कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की तो रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब सही चल रहा है, बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो गई है। उसकी शादी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और तरीका नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए, हम 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना ही आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे फेमस लड़का था, पर आपने तो मेरा भाग्य ही फोड़ दिया। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में दोष है, इस वजह से तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अब शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु उसको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगी वहाँ कोई और नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब उसको देखकर हंसा करते थे। एक दिन वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और फिर आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कारोबार में भी काफी नुकसान होता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है, अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ,
भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा घर में बचा होता है उससे वो सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठी मालपुए बेच रही होती है। तभी एक आदमी आता है। अरे सुमन बिटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम बहुत अच्छे मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है, फेल। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का स्वाद और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू सूंघता हुआ उधर आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हो? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कैसे होंगे ये भी तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है। मैं इसी तरह के अलग व्यंजन की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के मालपुए इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में इन्हें बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुमन का इस तरह का प्रयास देखकर वो भी बहुत खुश होता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और वो सुमन के साथ मिलकर मालपुए का व्यापार करता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत से ही आज मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की और इस घर को बचाया। अब मेरी बारी है। मेरे लिए अब तुम्हारा वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। अब मैं इस व्यापार में तुम्हारी मदद करूंगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश होती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है।